यहाँ पर हम लोग हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत हमें क्या कहता है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वह 1927 में हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो हाइजेनबर्ग ने क्या फाइंड किया है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक माइक्रो बॉडीज़ की जो हमारे पास पोजीशन है और साथ में कोई भी हम लोग पोजीशन और कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसका कोई वेरिएबल्स ले लें, सपोज करें मोमेंटम अगर ले लें, तो इनका जो अनसर्टेनिटी है वह लगभग एच क्रॉस के बराबर होता है, ये हाइजेनबर्ग ने कहा। कोई भी माइक्रो बॉडीज है उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम का मान हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेट के साथ। तो इसके लिए इन्होंने ये एजम्पशंस प्रदान किया। तो 1927 में हाइजेनबर्ग ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। तो यहाँ पर हम लोग एक फिगर के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से इन दोनों के मान में अनिश्चितता आती है या किस तरह से ये अनिश्चित रूप से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक वेव दी गई है। वेव के अंदर इस टाइप का एक मेरे पास पॉइंट मैंने यहाँ पर फाइंड किया है ए, और यहाँ पर एक दूसरी वेव्स मैंने बनाई कि इसके अंदर ये जो फ्लैटनेस है वह धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इस प्रकार से मेरे पास ये दूसरी वेव है। इसी तरह से मेरे पास एक तीसरी वेव मैंने यहाँ बना ली इस टाइप से, और इसका आयाम बहुत ही जल्दी क्या हो रहा है, ख़त्म हो जाता है, ये इस टाइप से मैंने। तो मेरे पास तीन सिचुएशंस मैंने जनरेट कर ली, या तीन सिचुएशन मैंने यहाँ पर जनरेट किया। अगर मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये जो डेल पी है वह फिक्स है। क्या होगा, आपके पास डेल पी का मान फिक्स है और डेल एक्स का मान बहुत ज़्यादा वेरी होगा। इसकी अनिश्चितता सबसे मैक्स होगी, सबसे मैक्सिमम वेरिएशन होगा। यहाँ पर डेल एक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो फिक्स, लगभग फिक्स हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर पोजीशन की बात करें तो पार्टिकल इसके अंदर कहीं पर भी मूव कर सकता है, यानी कोई रीजन के अंदर ये बॉन्ड नहीं है। इस वेव के अंदर वो कहीं पर भी क्या हो सकता है, ऑक्यूपाइड हो सकता है, जिसके कारण से इसके डेल एक्स का मान मैक्सिमम हो जाता है और डेल पी का मान मिनिमम हो जाता है। यानी हमारे पास इसकी वैल्यू हम लोग फिक्स तौर पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसका मोमेंटम का, लेकिन इसका जो मान है बहुत ज़्यादा वेरी होगा। क्या होगा, वेरी होगा। तो अगर एक निश्चित कर दें तो दूसरे में अनिश्चितता आ जाती है। यहाँ हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि यदि हमारे पास एक वैल्यू को निश्चित कर दें तो दूसरी वैल्यू में क्या होगी, अनिश्चितता आ जाती है। तो यहाँ पर हमने मोमेंटम अगर हमने फिक्स वैल्यू अगर फाइंड कर ली तो मैक्सिमम वेरिएशन या अनिश्चितता पोजीशन में मैक्सिमम अनिश्चितता जनरेट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ कि ये जो है, जो हल्का सा मैं क्या करूँ, इसकी अनिश्चितता में इंक्रीज करता हूँ डेल पी में। यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, ये जो वेवलेंथ में वेरिएशन आ रहा है, यानी वेवलेंथ में फैलाव आ रहा है वो डेल लेमड़ा के बराबर। यहाँ वेवलेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा था, मेरे पास फिक्स वेवलेंथ थी। अब वेवलेंथ में यहाँ अगर देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वेव है फ्लैट होती जा रही है, जिसके कारण से वेवलेंथ में क्या आएगा, वेरिएशन आने लगता है। तो इसके अंदर मेरे पास इसमें भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। इसी प्रकार से मेरे पास यहाँ पर डेल एक्स भी अनसर्टेन हो जाएगा। यहाँ पर कौन, ये जो वैल्यू आपकी इसकी भी क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों वैल्यू क्या होगी, अनसर्टेन
हो जाती है। यहाँ पर अगर इस टाइप का अगर हम फिनोमेना जनरेट करते हैं, वेव को इस तरह से वेवलेंथ में वेरिएशन अगर करते हैं, तो यहाँ पर कौन डेल पी, इसकी भी अनसर्टेनिटी हो जाएगी और इसकी भी अनसर्टेनिटी जनरेट हो जाती है। यानी कोई भी वैल्यू हम लोग फिक्स मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं इस रीजन के अंदर। अगर मैं यहाँ पर अगर थर्ड सिचुएशन में अगर बात करूं, तो ये जो सिचुएशन आपकी इस तरह से हमें यहाँ पर होगा कि इसके अंदर डेल एक्स का मान फिक्स हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है लगभग फिक्स हो जाएगी। यानी ये जो पार्टिकल्स पाया जाएगा इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है, यानी बहुत कम रीजन में हमारे पास क्या होगा, यह मूवेबल होगा। तो जिसके कारण से डेल एक्स में क्या होगा, फिक्स वैल्यू या उसकी अनसर्टेनिटी कम होगी। लेकिन मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वह बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये जो अनिश्चितता है वह सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास इस वेव के अंदर यदि मैं देखूं इन तीनों केसेस के अंदर, तो तीनों केस के अंदर यदि मैं एक वैल्यू फिक्स कर देता हूं तो दूसरी अनिश्चित हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही क्या हो गई, अनिश्चित की ओर होती है। यहाँ पर मैंने क्या करा, अगर लगभग पार्टिकल को इस रीजन के अंदर बॉन्ड कर देता हूं तो डेल एक्स का मान तो मैं फिक्स निकाल सकता हूं, लेकिन ये जो मोमेंटम की जो वैल्यू है उसकी निश्चितता बहुत ही कम हो जाती है, यानी अनिश्चितता का मान इसका बढ़ जाता है। जिसके कारण से एक वैल्यू अगर आप फिक्स करते हैं तो दूसरी में अनिश्चितता जनरेट हो जाती है। ये किसने कहा था, हाइजेनबर्ग ने कहा था। क्योंकि मेरे पास ये जो ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी के रूप में हमारे पास ये जो वेव होता है वह पैकेट के रूप में चलता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो पार्टिकल है वह एक पैकेट के फॉर्मेट में मूव करता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो वेव पैकेट का भी हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। तो वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल कहाँ होगा, इस वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल कहाँ होगा, क्योंकि ये मेरे पास वेव पैकेट है। वेव पैकेट के अंदर हमारे पास पार्टिकल, अगर मैं इसकी मोमेंटम अगर निश्चित कर दूं तो इसके कण की जो पोजीशन का जो मान होगा वह अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चितता उसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। यानी एक वैल्यू फिक्स कर दी तो दूसरे के मान में ज्यादा, एक वैल्यू को फिक्स कर दूं तो दूसरे के मान में सबसे ज्यादा वेरिएशन आएगा। अगर दोनों को मेजर करने की अगर कोशिश करता हूं तो दोनों ही अनिश्चित हमें मेजर होते हैं। और यदि मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू यानी पोजीशन को अगर फिक्स कर रहा हूं तो उसके मोमेंटम में सबसे ज्यादा अनिश्चितता जनरेट हो जाती है इस वेव पैकेट के अंदर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं, वेव पैकेट के अंदर यहाँ पर इसकी जो सिचुएशन है उसकी हम लोग पोजीशंस, यानी एक ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास क्वांटिटीज होती है, ये जो पोजीशन और मोमेंटम हम लोग देखते हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नंबर्स होना चाहिए, तो ही हम लोग इस पैरामीटर को या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एक और दूसरा अगर कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं कि मान लीजिए एनर्जी और टाइम की बात करें तो एनर्जी और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, जिसके कारण से इसका मान लगभग कितना आएगा, h क्रॉस के लगभग बराबर हमारे पास इसकी वैल्यूज आती है। उसी प्रकार से दूसरा मान अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और हम लोग एग्जांपल्स लिख सकते हैं, डेल जे यानी एंगुलर मोमेंटम और हमारे पास फाई, ये जो हमारे पास पोजीशन है, क्या हो गया आपके पास पोजीशन है, ये जो एंगुलर मोमेंटम की जो पोजीशन है अल्फा और एंगुलर मोमेंटम के मेजरमेंट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसकी जो अनिश्चितता होगी वह भी h क्रॉस के बराबर आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटीज होती हैं उनमें इस प्रकार से अनिश्चितता जनरेट हो जाती है और जिसका मान है एक को फिक्स कर दें तो दूसरे के मान में वेरिएशन आएगा। कितना वेरिएशन आएगा
यह लगभग कितना आएगा, h क्रॉस के बराबर इनके मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा वह h क्रॉस के बराबर आता है। अब यहाँ पर हम लोग इसके डेरिवेशन की बात करते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से डेरिवेशन करें। ये जो हम लोग हाइजेनबर्ग का जो हम लोग कॉन्सेप्ट कह रहे हैं उसका हम लोग कैसे डेरिवेशन करें इसकी बात करेंगे। तो डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास ये जो दो वेव्स है उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। दो वेव लगभग क्या है, सेम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हमारे पास इसका मान है। जब इनका सुपर पोजिशन हमारे पास अगर होता है तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास, इसमें सुपर पोजिशंस इस तरह से यहाँ पर लिया जाता है कि जहाँ पर मेरे पास दोनों, यदि ये कहाँ पर है, शीर्ष पर पड़ रही है तो उस कंडीशन में मेरे पास आयाम क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। आयाम का मान क्या होगा, मैक्सिमम आएगा। और जहाँ पर क्या पड़ेगा आपके पास, टॉप बॉटम पर आता है या गर्त शीर्ष पर अगर पड़ता है तो इसके एम्पलीट्यूड का मान मिनिमम आता है। और इस प्रकार से हमारे पास क्या जनरेट होती है, वेव पैकेट्स जनरेट हो जाती है। तो इस वेव पैकेट का मान, इस वेव पैकेट के अंदर हमारे पास दो वेव्स हमने ली है। तो वेव पैकेट के अंदर हमारे पास, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, ये वाली सिचुएशन यहाँ पर जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, मैं ये जो आपके पास ये भी क्या आएगा आपके पास, ये वाली पोजीशन आएगी। यदि मैं यहाँ पर ये जो आपके पास ये पोजीशन मैंने यहाँ पर बनाई है वह कैसे बनी है कि ये नीचे तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन आपकी बन जाती है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये वाला फिनोमिना हो जाता है। इसके अगर हम ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ के बारे में भी डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या किया, मैंने एक वेव पैकेट मैंने बना लिया। क्या बना लिया मैंने, वेव पैकेट मैंने बना लिया। तो ये जो वेव पैकेट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है वह कैसा दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो वेव पैकेट हमारा ऐसे बनता है। तो इस वेव पैकेट के अंदर, इस वेव पैकेट के अंदर हमारे पास दो वेव्स हमने एज्यूम्स करके चलते हम लोग। तो हमारे पास दो वेव के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन है यह क्या मान लेता हूँ, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा मान लेता हूँ। और साथ ही साथ ये जो प्रोपगेशन कोफिशिएंट है वह के, और दूसरी वेव्स का क्या मान लूँ मैं, के प्लस डेल के मान लेता हूँ। तो इस प्रकार से इन दोनों का क्या होगा, सुपरपोजिशन होने से ये हमारे पास वेव पैकेट बनता है। तो ये जो वेव पैकेट हमारे पास बनता है वह किस तरह से हमारे पास वेव्स जनरेट करता है। तो उसके लिए मेरे पास एक नया वेव्स जनरेट होगा, यानी ये वेव पैकेट बनेगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले मैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस मान लेता हूँ जिनका एम्पलीट्यूड लगभग क्या है, बराबर है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और दूसरा जो वेव फंक्शन हमारे पास है साइन 2 इक्वल्स टू ए साइन, और इसके अंदर हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर मोमेंटम है, वह कितना वेरी होता है, ओमेगा से डेल ओमेगा टी। और क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो वैल्यू है आपकी के प्लस डेल के और इनटू एक्स। तो इस प्रकार से इनके मान लिखे जाते हैं, ये डेल के और एक्स। इन दोनों वेव्स का हल्का सा वेरिएशन है। यहाँ पर ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये डेल ओमेगा का वेरिएशन है और के का जो मान है डेल के वेरी होता है। तो जब इन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होकर एक वेव पैकेट बनता है
उसका मान हमारे पास कितना आएगा, psi1 प्लस psi2 आ जाता है। तो इन दोनों को क्या कर दूं, मैं जोड़ देता हूं। अगर जोड़ूंगा यानी सुपर पोजिशन होगा, तो उस कंडीशन में मेरे पास दोनों का अगर सॉल्व करूं मैं, तो मेरे पास इसके अंदर फार्मूला लग जाएगा 2a साइन ओमेगा ओमेगा प्लस डेल ओमेगा बाई 2 ये जो साइन ए प्लस साइन बी का यहाँ पर मेरे पास फार्मूला लगेगा। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू होगी वह किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। ये साइन हो गया, साइन ए प्लस बी, और फिर दूसरा आएगा आपके पास कॉस ए माइनस बी आता है। तो कॉस ए माइनस बी के अंदर मैंने यहाँ पर सॉल्व किया तो क्या आएगा आपके पास, ये वैल्यू मेरे पास आती है। जहाँ पर ये डेल के जो लिखा गया है हमारे पास, डेल के लिखा गया है, वह के माइनस के जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करी डेल के माइनस के टू है, यानी उनमें वेरिएशन है। क्या आपके पास उसमें वेरिएशन लिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इनके मान हमारे पास आ जाते हैं। तो ये जो डेल के है मैंने इस तरह से इसको फाइंड कर लिया, यानी फार्मूला रखकर क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पर मेरे पास इसके मान ये आ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2a इसको मैं कॉस वाले पार्ट को इधर ले आता हूँ, कॉस, और मेरे पास यहाँ पर डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के बाई 2x, और इस टर्म को हम लोग ध्यान से देखें, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा बाई 2 है। इसमें जो वेरिएशन है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका जो मान है वह कितना आएगा आपके पास, लगभग ओमेगा के बराबर आएगा। इसका मान ओमेगा के बराबर आएगा। इसी तरह से मेरे पास 2 ओमेगा बाय ये जो क्या है, के वाला पार्ट है, के प्लस डेल के, इसको भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका भी मान कितना आएगा मेरे पास, लगभग ये जो वैल्यू आएगी आपकी के एक्स के बराबर इसका मान बचेगा। तो इस तरह से मेरे पास किसका मान बन गया, ये साइन की वैल्यू मेरे पास आ जाती है। तो इस तरह से मैंने जो वेव पैकेट मेरा बनता है उसकी हमारे पास इक्वेशन बनकर आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास ये जो वेव्स बनकर फाइनल बनके हमारे पास आती है वह वेव पैकेट के फॉर्मेट में इस टाइप से, यानी इसका जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन मेरे पास ये बनी थी, इसका इक्वेशन, इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन ये बनकर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ जो वैल्यूज़ मेरी आएगी, यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डेल एक्स का मान है, डेल एक्स का जो मान है वह कितना आना चाहिए मेरे पास, लेमड़ा मैक्स का हाफ होता है। लेमड़ा मैक्सिमम का क्या होगा, यानी ये जो आपकी दूरी है, कौन सी आपकी, डेल एक्स का जो वैल्यू है, डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने पोजीशन में ये वेरिएशन निकाला था, पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमने उसका मान फाइंड किया था, तो इसका मान है वह लेमड़ा मैक्स, यानी यहाँ पर अगर पोजीशन मैक्सिमम की अगर बात करें तो ये लेमड़ा मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसके हाफ, ये देखो ये लेमड़ा मैक्सिमम और उसका हाफ, इसके हाफ, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू डेल एक्स का मान हमारे पास आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी वैल्यू या आयाम का मान कितना आएगा, मैक्सिमम के बराबर आता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो डेल एक्स का मान क्या आएगा आपके पास, डेल एक्स का मान क्या आएगा, लेमड़ा एम बाई
2 के बराबर आता है। इसको मैं ये x की वैल्यू में यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मुझे डेरिवेशन करना है। क्या करना है इसका, ये जो हमारे पास, क्योंकि डेरिवेशन वाला पार्ट है, तो डेरिवेशन के अंदर मुझे डेल x और डेल p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डेल m बाई डेल 2 का मान अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ तो मेरे पास इसका मान लेमड़ा k बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा होता है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ ये लिखा जा सकता है k बराबर 2 पाई लेमड़ा से। तो यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है। साथ ही साथ 2 पाई, और यदि मैं km का मान अगर रख देता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये जो km मेरे पास कितना आया था यहाँ पर, ये जो वैल्यूज आई थी 2 पाई बाई k हो गया और बाई 2 आ गया। यहाँ से मेरे पास ये जो 2 पाई है, इसको मैं क्या रख सकता हूँ, डेल k बाई 2। क्या लिख सकता हूँ मैं, km का मान जो मैक्सिमम मेरे पास आता है वह कितना आता है, कितना आता है आपके पास, डेल k बाई 2। कितना है आपके पास, ये जो वेरिएशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से मेरे पास डेल k बाई 2 के बराबर आ जाता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा मेरे पास, ये डेल x और डेल k इधर आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2 पाई बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, 2 पाई बचता है। और यहाँ से k बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा रख देता हूँ। यहाँ से क्या रख दूँ मैं, 2 पाई बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इक्वल्स टू k रख देता हूँ, यानी इसको डेल k में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा और सारी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको डेल k लेमड़ा बराबर क्या होता है, h बाई पी, लेमड़ा इक्वल्स टू h बाई पी आता है। तो यहाँ से मैं p को ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, p को इधर ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो इस कंडीशन में मेरे पास इसका मान क्या आएगा, 2 पाई p और क्या आ जाएगा h और इक्वल्स टू k आ जाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन अगर कर देता हूँ तो डेल p और बाई h और इक्वल्स टू डेल k आ जाएगा। तो डेल k का मान उठा के कहाँ रख दूँ मैं, यहाँ पर रख देता हूँ। तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डेल p इंटू 2 पाई और बाई h और इक्वल्स टू 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल x डॉट डेल p और इक्वल्स टू कितना आएगा, h के लगभग मान आ जाता है, या इसका मान लगभग कितना होता है, h क्रॉस के बराबर आता है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी जो वैल्यूज हमारे पास आई थी वह भी हम लोग दूसरे जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उन्हें भी इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डेल t और इसका भी मान कितना आएगा आपके पास, h क्रॉस के बराबर होगा, और डेल j और क्रॉस डेल फाई का जो मान होगा वह भी j h क्रॉस के बराबर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इनका डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेशन वाला पार्ट था। तो इस तरह से मेरे पास क्या माना मैंने, सिंपल दो इक्वेशन मानी है जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है, प्रोपगेशन कोएफिशिएंट है, लगभग दोनों बराबर है। इनका सुपरपोजिशन हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ क्या बन गया, एक वेव पैकेट तैयार हो जाता है। और वेव पैकेट के लिए हमारे पास इस टाइप से मैंने दोनों का सुपरपोजिशन फिनोमेना को डिफाइन कर लिया। तो मेरे पास क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल जाती है, और इसके अंदर मेरे पास ये जो मैक्सिमम कंडीशन की हम लोग पर बात करें तो पोजीशन की जो वैल्यू आएगी डेल एक्स का मान आएगा वह लेमड़ा मैक्सिमम का कितना आएगा, पोजीशन मैक्सिमम जहाँ पर कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो लेमड़ा बाय आधा, लेमड़ा का किसके बराबर आएगा, आधे के बराबर आता है। तो लेमड़ा हाफ हमने यहाँ फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को सिद्ध